दोस्तों, अगर एक कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार पर हमला बोलने लगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाए, अपनी ही सरकार को चेतावनी देने लगे, तो इसका मतलब क्या निकलता है? या तो वो मंत्री बहुत हिम्मत वाला है या फिर उसे कहीं और से बहुत मजबूत सहारा मिल रहा है। दोस्तों, बात हो रही है केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की। पहले कुछ हफ्तों में चिराग पासवान ने जो तेवर दिखाए हैं, जो बयान दिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे दिल्ली से लेकर के पटना तक एक ही चर्चा है कि आखिर चिराग को हुआ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा खिचड़ी पक रही है और चिराग उसी बड़ी खिचड़ी की खुशबू सूंघ के अभी से तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, पहले आपको एक बार इनके ताज़ा बयानों की झलक दिखाते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। क्या एनडीए में और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। आप जब शेड्यूल ट्राइब्स की आप बात करते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई इन लोग को क्यों आरक्षण के साथ जोड़ा जाए, बट आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। खड़गे साहब के साथ क्या हुआ था? उस मंच पे गए थे, उस मंच का शुद्धिकरण किया गया ना। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित लड़के को बारात निकालने से रोका जाता है। बड़े बड़े नेता जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये भेदभाव तो आज भी हो रहा है ना। और ये वही अनुसूचित जाति है जो छुआछूत का शिकार रही है। भारत के संविधान में जब आप शेड्यूल कास्ट को देखते हैं, ये ऐसी कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका आधार छुआछूत था, जिसकी वजह से इनको गांव से बाहर रखा जाता था। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना तब पाप माना जाता था। ऐसे में मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, और क्या हम लोग उस लक्ष्य को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए ना। आज भी ये भेदभाव होता है। तभी जब मैं क्रीमी लेयर का भी मैं विरोध करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि आज कम से कम हम लोग एकजुट हैं तो अपनी बात रख पा रहे हैं। बट जैसे ही इसमें सब क्लासिफिकेशन होने लग जाएगा, जैसे ही इसमें क्रीमी लेयर की बात हम लोग करने लग जाएंगे, तो ताकत हम लोग की घटने लग जाएगी। और जैसे ही ताकत घटेगी तो धीरे धीरे करके संभवतः ऐसी सोच वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, उनको ज्यादा बल मिलेगा। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब, अब शेड्यूल ट्राइब में यही सारी जातियां हैं जिनकी वेशभूषा अलग रही, जिनका रहन सहन, बोलचाल, ऐसे ट्राइब्स को शेड्यूल किया गया। पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग जिनको संभवतः मौके नहीं मिले, इसके माध्यम से उनको, और अब तो जो लोग आर्थिक तौर पे कह रहे हैं, ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण मोदी जी की इसी सरकार में हम लोगों ने पारित करने का काम किया। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, बाबा साहेब की सोच से बनी हुई ये व्यवस्था है और दुनिया की कोई ताकत इसको, और मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। जी हाँ, यही वो बयान है जिसने बीजेपी के थिंक टैंक की नींद उड़ा दी है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो आरक्षण को खत्म कर सके। जब तक रामविलास पासवान का बेटा जिंदा है, आरक्षण को कोई ताकत छू भी नहीं सकती। दोस्तों, जरा सोचिए, ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं है, ये बयान खुद मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री का है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बयान की टाइमिंग क्या है। ये बयान तब आया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। और इस प्रदर्शन को कौन कर रहा था? बीजेपी और संघ से जुड़े ही अपर कास्ट के छात्र संगठन, यानी कि चिराग ने सीधे सीधे अपनी ही पार्टी के छात्र संगठनों को माई का लाल कह डाला। अब बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक था, लेकिन दोस्तों, चिराग तो एक के बाद एक तोपे दागे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मंगलवार 25 अगस्त की बात है, पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। ये छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराई जाए। गांधी मैदान से मार्च करते हुए ये छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने पर लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कई छात्र घायल हो गए। और जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, चिराग पासवान अपना दिल्ली का सारा काम छोड़ के सीधा पटना पहुंच गए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक बात गौर करने वाली है। बिहार में सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, यानी सीधे सीधे बीजेपी के मुख्यमंत्री की सरकार है। और इसी बीजेपी की सरकार में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई और इसी लाठी चार्ज के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान खुद मैदान में उतर गए। चिराग ने ट्वीट किया कि आज पटना में 70वीं बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर मैं बहुत ही विचलित हूं। एनडीए के एक जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि छात्रों की जायज़ मांगे सरकार तक पहुंचाऊं। इतना कहकर वो सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचे, छात्रों से मिले, उनकी बातें सुनी, फिर सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की और छात्रों की मांगे उनके सामने रखी। दोस्तों, ये है असली राजनीतिक चतुराई। न सरकार के खिलाफ बगावत की, ना ही चुप बैठे, बीच का रास्ता निकाला, कहा कि मैं सरकार में भी हूँ और छात्रों के साथ भी हूँ। अब आप बताइए, ये कौन सी नई राजनीति है? ये तो वैसा ही है जैसे कोई आदमी कहे कि मैं शादीशुदा भी हूँ और सिंगल भी हूँ। दोस्तों, इससे पहले चिराग एक और मामले में सुर्खियों में आए थे। बिहार में एक कारोबारी भरत तिवारी की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। कई लोगों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था। चिराग पासवान इस मामले में भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए थे, बात करके दिलासा दी, न्याय दिलाने का वादा किया और सरकार से सवाल पूछे। अब बताइए दोस्तों, एक कैबिनेट मंत्री का काम क्या होता है? अपनी सरकार की नीतियों को लागू करवाना, अपनी सरकार का बचाव करना। लेकिन चिराग तो हर मौके पर अपनी ही सरकार की खामियां उजागर करते रहे हैं। कोई सामान्य नेता होता तो अब तक बर्खास्त कर दिया जाता, लेकिन चिराग को अभी तक कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बिहार का जातीय समीकरण और आगामी चुनाव। दोस्तों, याद रखिए, बिहार में अगले साल पंचायत चुनाव है, फिर उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव है और चिराग पासवान दलित समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते हैं। अगर बीजेपी ने चिराग को नाराज किया तो दलित वोट बैंक हाथ से निकल सकता है। इसीलिए बीजेपी और मोदी अमित शाह की जोड़ी अभी चुप है, अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, लेकिन बाहर सब्र दिख रहा है। लेकिन ये सब्र कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात है। अब आते हैं उस बात पर जिसने पूरी दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, खबरें आ रही है कि चिराग पासवान की मुलाकात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के करीबियों से हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह मुलाकात कन्फर्म नहीं हुई है, दोनों तरफ से चुप्पी है। लेकिन जो पुराने दिल्ली के पत्रकार हैं, जो दशकों से बिहार और आंध्र की राजनीति कवर कर रहे हैं, वो लगातार इस बात के इशारे दे रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर नायडू और चिराग को एक साथ बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की ज़रूरत पड़ी थी। चिराग की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तब से एनडीए के अंदर एक तरह की अंडर करंट चल रही है। हर सहयोगी अपनी ताकत जान चुका है और मौका देख करके अपनी बात मनवा रहा है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी दिक्कतें हैं। उनके प्रदेश आंध्र प्रदेश में उनकी अपनी सरकार के खिलाफ भी बहुत असंतोष है। ख़ासतौर पर छात्रों के बीच शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। और इसी बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी की टीएमसी से बगावत करके आए काकुली घोष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने नायडू के 16 सांसदों से ज़्यादा तवज्जो दे दी। अब नायडू को ये कैसे पछता? तो नायडू ने पहले तो अपनी नाराज़गी दिखाई, फिर अपनी अगली राजनीति पर काम शुरू कर दिया। और वो रणनीति क्या थी? वो रणनीति है छोटे सहयोगी पार्टियों को अपने साथ जोड़ना। नीतीश कुमार पहले ही थके हुए हैं, उनकी पार्टी जेडीयू के अंदर भी असंतोष है। चिराग तो नाराज होने के लिए मौका ही ढूंढ रहे हैं। तो नायडू ने सोचा क्यों न सबको एक साथ लाया जाए। दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी है और इसकी कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ रही हैं। हालांकि अभी कोई कुछ खुल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन जब चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना खुला बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये यकीन है कि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, वरना कोई सामान्य मंत्री इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। दोस्तों, याद कीजिए जगदीप धनखड़ का मामला। वो देश के उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे। थोड़ा सा विरोध क्या किया, इस्तीफा लिखवा के साइन करवा के भिजवा दिया गया। तो जब उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति नहीं बच पाया तो एक कैबिनेट मंत्री की क्या हैसियत है? लेकिन चिराग बच रहे हैं, बल्कि खुल करके बयान भी दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ न कुछ तो है जिसकी वजह से चिराग को इतनी हिम्मत
मिली हुई है। अब बात करते हैं चिराग के आरक्षण वाले बयान की, क्योंकि ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत असर डालने वाला है। चिराग ने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है, इसे न तो खत्म किया जा सकता है ना ही इसकी समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने खुद खड़गे साहब का उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस अध्यक्ष एक मंच पर गए तो उस मंच का शुद्धिकरण किया गया। दोस्तों, चिराग की ये बात बिल्कुल सही है और तर्कसंगत भी है, लेकिन सवाल ये है कि जो बात एक विपक्षी नेता कहता है वो एक सत्ता पक्ष का मंत्री क्यों कह रहा है। इसका मतलब है कि चिराग एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बात कह रहे हैं। वो सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भेज रहे हैं कि अगर कल कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें एनडीए छोड़ना पड़े तो उनके पास एक बना बनाया मुद्दा हो। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है, चिराग पासवान ने क्रीमी लेयर का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात होगी, जैसे ही सब क्लासिफिकेशन होगा, वैसे ही दलित समुदाय की एकजुट ताकत कम हो जाएगी और ऐसी सोच रखने वाले लोगों को बल मिलेगा जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए, एक बहुत गहरी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी है। चिराग ये बता रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने की एक पूरी योजना चल रही है। पहले क्रीमी लेयर, फिर सब क्लासिफिकेशन, फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम कमज़ोर और आखिर में ख़त्म। चिराग इस पूरी योजना के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बीजेपी से खिसक गया था, क्या वो फिर से खिसकने वाला है? याद कीजिए, 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। दलित समुदाय ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया था। इसकी एक बड़ी वजह ये अफवाह थी कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। अब जब चिराग जैसा दलित नेता खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहा है तो 2029 में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो चिराग को हटा भी नहीं सकती क्योंकि हटाने पर दलित समुदाय और नाराज हो जाएगा, और साथ रख भी नहीं सकती क्योंकि साथ रखने पर चिराग रोज रोज नए बयान दे रहे हैं। यही दुविधा है जिसका मजा चिराग ले रहे हैं और यही खुला मौका है जिसका फायदा नायडू उठाना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है, इस पूरी कहानी में नीतीश कुमार कहाँ हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, अब सम्राट चौधरी सीएम हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर भी असंतोष उभर चुका है। नीतीश जी अब पहले जैसे सक्रिय भी नहीं रहे हैं, कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के अंदर की राजनीति एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, नीतीश जी चुप हैं, नायडू नाराज हैं, चिराग बगावत के मूड में है। तो सरकार चल कैसे रही है? दरअसल सरकार चल रही है सिर्फ इस भरोसे पर कि विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष अगर एकजुट होकर के सामने आ जाए तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, और यही डर मोदी शाह की जोड़ी को है, इसीलिए वो चिराग पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। 3 बड़ी संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि बीजेपी चिराग को मना करके कुछ बड़ा मंत्रालय देकर कुछ अच्छे वादे करके शांत कर देगी। दूसरी संभावना यह है कि चिराग एनडीए में ही रहेंगे लेकिन लगातार दबाव बनाते रहेंगे, अपनी शर्तों पर सरकार चलवाएंगे। तीसरा संभावना यह है, और सबसे बड़ी संभावना यह है कि नायडू, चिराग और नीतीश के कुछ नाराज सांसद मिलकर एक तीसरा मोर्चा बना ले, और अगर विपक्ष का समर्थन मिल जाए तो सरकार गिर भी सकती है। हालांकि ये तीसरी संभावना अभी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कल तक जो नामुमकिन लगता था वो आज नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, बिहार में जो छात्रों के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जून 2026 में आया था, लेकिन छात्र लगातार ये कह रहे थे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, पेपर लीक हुआ था। अब जब वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। चिराग ने सही कहा कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, अगर उनकी मांग जायज है तो उसे मानना चाहिए। आखिर छात्र देश का भविष्य है, अगर उनके साथ ये अन्याय होगा तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ हो गई है, चिराग पासवान अब पहले वाले चिराग नहीं रहे। वो जो पहले हर मुद्दे पर सरकार का बचाव करते थे, आज हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वो जो पहले सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते थे, आज पूरे दलित समुदाय की आवाज़ बन रहे हैं। वो जो पहले सिर्फ बिहार तक सीमित थे, आज दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। ये बदलाव संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही राजनीतिक चतुराई दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान भी अपने दौर में हर सरकार में मंत्री रहे थे, वो हवा का रुख पहले ही भाप लेते थे। आज चिराग भी वही कर रहे हैं। बीजेपी की हवा उखड़ रही है, ये चिराग समझ चुके हैं, इसीलिए वो अभी से अपनी
अलग पहचान बनाने में जुट गए हैं। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता। कल तक जो साथ थे आज विरोधी हैं, आज जो विरोधी हैं कल साथ हो सकते हैं। चिराग पासवान ने ये बात अच्छे से समझ ली है, नायडू ने भी समझ ली है। अब देखना यह है कि बीजेपी कब समझती है। अगर बीजेपी ने अपने सहयोगियों को हल्के में लिया तो आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान वाकई में एनडीए से अलग होने की सोच रहे हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। नायडू और चिराग की जो कथित मुलाकात हो रही है वो क्या रंग लाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।